हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। कई लोग जब चार्ट को रीड करने की शुरुआत करते हैं, अपने बेसिक्स में होते हैं, प्राइस को लर्न कर रहे होते हैं, तो आप लोग हमारे डेली मार्केट की जो सीरीज़ है, जिसको हम लोग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास डेली सेशंस करते हैं और अपने ट्रेड प्लान करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने जो शाम को सेशन किया, तो मंडे को मार्केट कैसे बिहेव करेगा बैंक निफ्टी में, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पॉइंट आउट कर लिए। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो ये जो आपको कल की क्लोजिंग मिली, इस सेलर के एवरेज के अबव की क्लोजिंग है, बिल्कुल उस सेलर के एवरेज के पास, और बायर के एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है। तो प्राइस में पॉजिटिविटी दिखती है। पॉजिटिविटी का मतलब है कि अगर प्राइस एक कैंडल लो के नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो तुरंत एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करेंगे, उसके रिटेस्ट के बाद जब वो ब्रेकडाउन होगा उस कैंडल का लो, तब एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। ठीक है। और वही प्राइस अगर 52,100 के ऊपर या 200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आया तो वहाँ पर लॉन्ग करने की भी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अब कई लोगों ने कॉल किया, मैसेजेस आए, और एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा, आप लोगों का सिंपल क्वेश्चन, कि प्राइस में ये पॉजिटिव इंटेंट और नेगेटिव इंटेंट कैसे तय होता है, कि प्राइस आप पहचान कैसे ले रहे हैं सर कि ये पॉजिटिव प्राइजेक्शन है, ये नेगेटिव प्राइजेक्शन है। चार्ट को आप देख रहे हैं और उससे आप तय कर ले रहे हैं, हम ये कर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे तय किया जाए कि HDFC का बैंक अभी पॉजिटिव है, ICICI बैंक का प्राइस अभी पॉजिटिव है, SBI पॉजिटिव है? कैसे तय किया जाए कि कौन सा प्राइस पॉजिटिव है और कौन सा प्राइस नेगेटिव है? उसका इंटेंट कैसे समझें प्राइजेक्शन का? ठीक है। तो ये जो सेशन है ये उसी के ब्याफ पर है कि जब आप किसी भी प्राइस को, किसी भी इक्विटी के चार्ट को ओपन करें या इंडेक्स के चार्ट को ओपन करें, तो आप उस चार्ट को देखकर बता पाएं कि अभी रिसेंटली क्या सिनेरियो है, आपको जाना किधर चाहिए। देखिए, पहला बायस्ड होना प्राइस में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपके माइंड में दो चीज़ें, दो अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बायस्ड होना बहुत ज़रूरी है आपका। देखिए, बोलते हैं ना कि 100% पॉसिबिलिटी को कभी मत ट्रेड कीजिए, कि आपने कहा अप ट्रेंड आएगा और 100% क्लैरिटी से बोल रहे हैं, गलत हो जाइएगा। 70% बायस्ड रहिए और 30% अपनी गलती की तरफ एसएल के लिए तैयार रहिए। मोमेंटम ट्रेडर यही करता है। ठीक है। अब समझिए कि कैसे प्राइस को हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में होने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। ठीक है। और वो सिंपल, इसके लिए कोई आपको कैंडलस्टिक के चार्ट को आप देख रहे हैं वही ज़रूरी नहीं है। आप प्राइस को देखकर भी, जैसे कि अभी हम लोग रिसेंटली एक सीरीज़ भी कर रहे हैं 2 बजे के आसपास, जो हम लोग सेशन करते हैं ना 1:45 दोपहर का, वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन की सीरीज़ भी कर रहे हैं। वहाँ भी मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि एक नेगेटिव स्ट्रक्चर और पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। जब प्राइस किसी टॉप के पास पहुंचेगा तो कैसा दिखेगा, वहां पे आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, शॉर्ट करना चाहिए या ब्रेकआउट देखें, कैसे तय करेंगे। अगर कोई प्राइस सपोर्ट के पास पहुंचे, कैसे तय करेंगे, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देखें या दोबारा यहाँ से रिवर्सल देखें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर सीरीज़ में तो मैं सिखा ही रहा हूँ, और उसके साथ ये आज के जो सेशन है ये आपके लिए बहुत अलग होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको लास्ट तक देखा जाए। और अगर आपको चीज़ें बेहतर पसंद आती हैं, अच्छी तरीके से आप चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं और क्लासेस में आना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जिसको डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप कोर्स में आ सकते हैं, क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली हेजिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक रेंज को मार्क किया बैंक निफ्टी, जो रिसेंटली अभी हम लोग इतने सेशन से देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर से बैंक निफ्टी एक रेंज को ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, जब आप प्राइस को एनालाइज करें ना, तो एक रेंज का, एक स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। उसी स्ट्रक्चर के अंदर आप प्राइस को समझ पाइएगा कि उसका इंटेंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी हमारे पास रिसेंटली 3 चार्ट्स हैं, जैसे कि एक ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और एक ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। तो हम कंपैरेटिवली देखेंगे तुलनात्मक रूप से कि कौन से प्राइस आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक बैंक निफ्टी के प्राइस को समझने की कोशिश करें। ठीक है। अब एक नेगेटिव प्राइस क्या होता है पहले तो वो समझिए। एक वीक प्राइस क्या है, एक डाउन ट्रेंड के प्राइस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जहां पर शॉर्ट सेलिंग बहुत एग्रेसिव चल रही हो, उसी को हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ मैंने आपको बोली है कि जहां पर एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग चल रही है वही तो डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब हुआ, देखिए हम लोग कैसे शॉर्ट करते हैं, जब मोमेंटम, ये मोमेंटम हमको डाउन साइड मिला तो हम लोग कैसे शॉर्ट कर रहे थे, जो क्लास के ट्रेडर है वो आपको बड़ी आसानी से बता देंगे। देखिए, जब प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम में होता है ना, तो हमारे शॉर्ट करने का तरीका बिल्कुल क्लियर होता है कि प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक करेगा तो वहीं पर आप उसको शॉर्ट करेंगे। लास्ट स्विंग लो जहां ब्रेक करेगा वहीं पर उसको आप शॉर्ट करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी के लिए होता है कि जैसे प्राइस ने अभी रिसेंटली
110 पे ट्रेड कर रहा था और 110 से 108 के लो लगाए और ऊपर जाकर 109 का रेजिस्टेंस लिया और 108 को ब्रेक करने के बाद तेजी से 104 की तरफ आ गया, 104 के लो लगा दिए। अब एक ट्रेडर है ना जो मोमेंटम ट्रेडर, उसने इस पैनिक सिनेरियो को आइडेंटिफाई कर लिया कि प्राइस ने 108 ब्रेक करने के बाद 104 के लो लगाए हैं और वो 104 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो बहुत एग्रेसिव आया है, बहुत तेजी से डाउनवर्ड्स आया। ये पैनिक क्रिएशन है, शॉर्ट सेलिंग चल रही है। जो ट्रेडर्स यहाँ पर पोजीशन बनाकर बैठे हैं, जब कोई लो ब्रेक होता है, लो का मतलब समझ लीजिए पहले, एक गिरता हुआ प्राइस जहां से टर्न अराउंड हो जाए वही उसका लो है। अगर कोई प्राइस 500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है गिरते गिरते 480, 470, 450 और 450 से टर्न अराउंड होकर 470, 480 ट्रेड करने गया, उसका लो क्या है? 450 का लो है। गिरता हुआ प्राइस जहां से टर्न अराउंड होकर एक नया हाई लगाए या प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे वही उसका लास्ट स्विंग लो है। अगर प्रीवियस हाई को नहीं भी ब्रेक कर रहा है वही उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है कि लो ब्रेक कर एक नया लो लगा सकता है। इस रेंज में हमको पॉजिटिव या नेगेटिव कंसोलिडेशन देखना होता है। अभी सारी चीजें समझाऊंगा, एक एक पॉइंट पे बने रहिए, ठीक है। अब एक प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम कर रहा है, नीचे की तरफ 110 का भाव था और 108 के लो लगाने के बाद 109 तक गया और 104 तक आ गया। इससे क्या पता लगा कि जब 108 का ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पर सेलर्स ने एग्रेसिव पोजीशंस को शॉर्ट सेल किया है। बहुत तेजी से एक सप्लाई दी गई है और डिमांड उसके मुकाबले बहुत वीक रह गई। अब ये मोमेंटम का टाइम है। जब भी सेलर्स एक बार एग्रेसिव होंगे ना, वो एक बार एग्रेसिव नहीं होते, कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में। जब बिकवाली की शुरुआत होगी तो एक सेशन में नहीं होगी, लगातार सेशंस में होगी, ठीक है। तो 108 से प्राइस जब 104 आएगा ना, अब जो ट्रेडर शॉर्ट सेलर है वो बहुत अवेयर होकर बैठेगा पैनी निगाह के साथ, क्या कि रिट्रेसमेंट के बाद किसी स्विंग हाई के पास बेचने का मौका मिले और ये लो ब्रेक हो तो एक नया लो लगे 100 रुपए के आसपास, 95 रुपए के आसपास, तो इस मोमेंटम को वो राइड करेगा। पैनिक क्रिएशन चल रहा है मार्केट में और डाउन ट्रेंड एक एग्रेसिव मोमेंटम होता है और एक साथ आता है, एक मुश्त बोल सकते हैं इसको आप कि एक साथ आता है। कभी ऐसे डाउन ट्रेंड आप नहीं देखेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ने एक लो लगाया, फिर जाकर हाई ब्रेक कर दिया, फिर जाकर एक नया लो लगाया, फिर जाकर हाई ब्रेक कर दिया, ऐसे नहीं। प्राइस जब भी डाउनफॉल में होगा ना तो एक स्विंग हाई के आस पहले उसको रिट्रेस करके तुरंत लो ब्रेक करेगा, फिर स्विंग लो को रिट्रेस करके तुरंत लो ब्रेक करेगा। कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल्स का डेली टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन होता है, आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम पर 3 कैंडल्स का जब भी डाउनफॉल होगा, नॉर्मल कैंडल्स बता रहा हूं, 3 to 5 कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। अब यही एक आइडेंटिफिकेशन है बायर और सेलर के डिफरेंस का। मैंने क्या बताया, एक बिकवाली की जब शुरुआत होगी ना तो लो ब्रेक होने के बाद, पिछली खरीदारी का भाव टूटने के बाद एक नया लो बहुत दूर लगता है। क्यों? बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस बनती, ठीक है। ये एक सेलर का आइडेंटिफिकेशन है। किसका आइडेंटिफिकेशन है? सेलर का। कि बाजार में सेलर्स जब एक्टिव होंगे ना तो प्राइस अपना आखिरी खरीदारी का भाव जब भी काटेगा वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह रिटेलर देखता है। अच्छे ट्रेडर्स उसको बहुत अच्छे से देख पाते हैं और नए लो के लिए पोजीशंस क्रिएट करते हैं और वो बहुत तेजी से प्राइस डाउनफॉल करता है। वहां पे वॉल्यूम भी आपको स्पाइक में बहुत हाई दिखेंगे, ठीक है। अभी समझाऊंगा आगे वॉल्यूम को लेके कैसे, पहले एक एक पॉइंट को समझते जाइए, ठीक है। अब यही प्राइस क्या करे बताइए कि लास्ट स्विंग लो लगा है मेरा 104, ठीक है, और प्राइस 104 को ब्रेक करने के बाद 103 पे आके कंसोलिडेशन करे। 104 का ब्रेकडाउन किया ना, यहां पे कौन कौन एंट्री करेगा बताइए? जो 104 के बायर हैं वो यहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। एक बात बताइए, अगर आपने 104 रुपए पे बाई करके रखा है किसी इक्विटी को, अब बेचने जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? सेल ना। तो आप भी क्या कर रहे हैं? शॉर्ट, अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं, जिसका कॉस्ट कैसल है। 104 की आपकी खरीदारी 106 तक प्राइस गया, अब 104 को ब्रेक कर रहा है तो इतनी देर में प्राइस अपना कॉस्ट C2C एसएल ले आएगा ट्रेडर। तो जो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लेके बैठा है वो भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राइस में 104 का ब्रेकडाउन, आखिरी खरीदारी का भाव काटा गया। शॉर्ट ट्रेडर्स जो फ्रेश एंट्री बनाने बैठे हैं, जो बिकवाली करने बैठे हैं, वो यहां पर एंट्री करेंगे पैनिक क्रिएशन के लिए कि और डाउनफॉल मिले। उस पैनिक बैटिंग गंगा में हाथ धोना कहते हैं इसको सर। जब आप प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं और मोमेंटम डाउन साइड हो, जैसे यहां पर मैं आपको समझाऊं, अब ये मोमेंटम की शुरुआत है। एक बार हम लोगों ने देखा कि ये ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद एग्रेसिव मोमेंटम मिल गया। अब हम लोग पैनी निगाह से बैठे हैं कि कोई भी ब्रेकडाउन मिलेगा मोमेंटम के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई भी ब्रेकडाउन मिले, प्राइस ने ये पहला कैंडल बनाया, लो ब्रेक किया, मोमेंटम, प्राइस रिट्रेसमेंट किया, लो ब्रेक किया, मोमेंटम, तुरंत के तुरंत। मैंने बताया ना, एक मुश्त, एक चाल में पूरा डाउनफॉल आएगा जब भी आएगा। अब दोबारा अगर ये लो ब्रेक होंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा एक सेंटीमेंट में पूरा डाउनफॉल आएगा, जितना बाजार लगाएगा, फिर एक कंसोलिडेशन चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी तक कि प्राइस में एक नेगेटिव इंटेंट आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखता है जब प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर एक एग्रेसिव डाउनफॉल करता है,
ठीक है, कि लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया और फिर एग्रेसिव डाउनफॉल किया। इससे आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा प्राइस में नेगेटिविटी बनी हुई है। बात क्लियर हो रहा है? अब यही प्राइस का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाए कि 108 का प्राइस 104 के लो लगाया, रिट्रेसमेंट करने के बाद 103 के पास कंसोलिडेशन कर रहा है और दोबारा 104 के अंदर लॉट करा रहा है, फिर प्राइस 106 तक जा रहा है, फिर 103 को ब्रेक कर रहा है और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, रिट्रेसमेंट करके फिर 106-7 के हाई लगा रहा है, फिर प्राइस नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद 103, 102 और 102 के नीचे भी 100 रुपए के आसपास रिट्रेस कंसोलिडेशन करके फिर एक हाई लगा रहा है। प्राइस स्विंग हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन एक लो ब्रेक करने के बाद कोई भी आपको पैनिक क्रिएशन नहीं दिखता। एक लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने के बाद एक पैनिक क्रिएशन नहीं दिख रहा। तो ये समझ लीजिए कि एक स्विंग लो के नीचे जब ब्रेकडाउन के बाद आपको मोमेंटम ना मिल रहा हो तो समझ लीजिए ये पूरा बायर्स रेंज है जो खरीदारी चल रही है। जितने भी ब्रेकडाउन होंगे सारे फेलियर होंगे और प्राइस में जब भी एक लो ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव मोमेंटम ना मिले तो समझ लीजिएगा कि ये बायर्स का इंटेंट है, पॉजिटिव इंटेंट है, खरीदारी चल रही होगी। बिल्कुल क्लियर हुआ? प्राइस में सिर्फ सेलर का आइडेंटिफिकेशन आपने पहचान लिया कि सेलर एक पैनिक क्रिएशन करता है, बाजार में एक बड़ा डाउनफॉल लेकर आता है, जब भी डाउनफॉल करेगा एक बड़ी बड़ी कैंडल्स को बनाएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको बोलूं कि इसी का बिल्कुल अपोजिट लो ब्रेक होने के बाद जब मोमेंटम ना मिले तो वही आप समझ लीजिए कि बायर्स का आइडेंटिफिकेशन है। अभी लॉन्ग नहीं करना है, मैंने क्या कहा, बायर्स। आपको झुकाव किस तरफ रखना है पहले ये तय कर लीजिए। देखिए, वन टाइम वन माइंडसेट पे जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि आपका माइंडसेट पहली कड़ी है कि आप क्या सोच कर बैठे हैं, किस इंटेंट से बैठे हैं। अगर आप मॉर्निंग में बायर साइड अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने बैठे हैं ना, मॉर्निंग में 9:15 के पास, जब मार्केट को प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन का डेटा एनालाइज करके और फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा बायर साइड, तो बहुत अच्छे से आप उसको हैंडल कर पाइएगा। और अगर आप पहले से नेगेटिव शॉर्ट के लिए बैठे हैं और बाई करने जाइएगा, आप गलत ट्रेड्स एग्जीक्यूट कीजिएगा। माइंडसेट आपका तय करता है कि आप कैसे इंट्राडे में अपनी पोजीशंस को क्लोज करने वाले। जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सभी लोग कनेक्ट करेंगे इस बात से, ठीक है। अब समझिए, अब बैंक निफ्टी, निफ्टी और क्रूड ऑयल, तीन आपके पास चार्ट है और तीनों का कंपैरेटिवली एक एक कंपैरिजन करके अगर हम समझेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सा प्राइस कैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रेंज को मार्क किया। रेंज मार्क की ना, ये रेंज मार्क कर ली। मैंने आपको कल के सेशन में क्या बताया बैंक निफ्टी के लिए, जब 52,100 200 के हाई निकलेंगे तब लॉन्ग के लिए जाएंगे। अभी तक हम लोग लॉन्ग की पोजीशंस को प्लान ही नहीं कर रहे थे। क्यों? हमारे पास एक रेंज था कि 52,500 जब तक ब्रेक नहीं होता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं, तब तक लॉन्ग के लिए कोई पोजीशन नहीं। अब अगर 52,100 निकला तो पॉसिबिलिटी रहेगी 52,500 ब्रेक हो, और ये गैप फिलिंग के बाद अगर सस्टेन किया प्राइस, फिर लॉन्ग के लिए जाएंगे जब ये अपर वीक के हाई निकल जाएंगे, एग्रेसिव लॉन्ग के लिए। तो अभी से हम लोगों ने अपना बायस्ड ट्रेंड तय कर लिया है कि अगर हायर डायरेक्शन मोमेंटम मिला कि अब हम लॉन्ग के लिए भी जाया करेंगे, सिर्फ शॉर्ट सपोर्ट। इस पूरी रेंज में हम लोगों ने सेल और राइज शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। प्राइस नियर बाय रेजिस्टेंस पहुंचा शॉर्ट, नियर बाय रेजिस्टेंस पहुंचा शॉर्ट, नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट, नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट, हर बार यही किया। अब लेकिन यहां से जैसा प्राइस का इंटेंट दिखता है, अब ये कन्वर्जन कर रहा है पॉजिटिव इंटेंट की तरफ। अब इसी चीज को समझिए कैसे। देखिए, प्राइस में एक रेंज का हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि लास्ट बाइंग प्राइस क्या है। लास्ट बाइंग प्राइस तो ये है, लेकिन ये खरीदार अपनी खरीदारी को शिफ्ट कहां करके बैठे हैं। इनका लास्ट बाइंग प्राइस है 50,200। प्राइस को रीड करना सीखिए सर। कैंडल स्टिक जो लोग बताते हैं ना कि टेक्निकल्स की बहुत जरूरत है, नहीं सर, आपका इमोशन की बहुत जरूरत है। आप कितना बेहतर किसी प्राइस से जुड़ाव रखते हैं उसकी जरूरत है, ना कि आपको कैंडल्स के बॉडी साइज। ये सारे टेक्निकल्स के पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको सीखना भी आपको होना, जरूर सीखना है, ठीक है। लेकिन आप ये कहिए कि नहीं सिर्फ उतना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। जो टेक्निकल्स को पूरी तरीके से निर्भरता होकर ट्रेड कर रहे हैं ना, आप उनके रिजल्ट्स देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, अब ये प्राइस है, क्या हुआ कि 50,200 का तो लास्ट बाइंग प्राइस था, लेकिन बायर क्या कर रहा है, 51,000 के अबव एक क्लोजिंग कराने की कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर सस्टेन रखेंगे प्राइस को, ठीक है। अब बार बार प्राइस क्या करने आता है, हाई के पास गया, लो के पास आया और लो को ब्रेकडाउन के पास कंसोलिडेशन 3 से 4 कैंडल। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई प्राइस एक बॉडी स्ट्रक्चर के बाद 4 से 5 कैंडल का कंसोलिडेट करे और वो फ्लैट या एक ट्रेंडिंग रेंज को ट्रेड कर रहा हो प्राइस, जैसे ट्रेंडिंग रेंज के रेजिस्टेंस के पास पहुंचा एक बॉडी साइज कैंडल बनाकर, यहाँ 3 से 4 5 कैंडल बन गई, जैसे उनके लो ब्रेक होंगे मोमेंटम डाउन साइड मिलेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है लोअर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब इसको आप लोग बताइएगा तो पूरा एक सेशन करके अलग से समझा दूंगा कि 4 से 5 कैंडल अगर किसी बॉडी साइज स्ट्रक्चर के पास बने, क्लोजिंग मिले, तो ट्रेंड चेंज होता है। जैसे यहाँ पर ये बनी एक बॉडी साइज कैंडल, इसके बाद 4 से 5 कैंडल लो ब्रेक, यहाँ पर एक कैंडल बॉडी साइज के 3 से 4 कैंडल, जैसे ही डाउन वर्ड्स मोमेंटम, फिर यहाँ पर एक बॉडी साइज कैंडल 4 से 5 कैंडल, बिल्कुल तुरंत मोमेंटम चेंज। ये एक रेंज के अंदर होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं,
ठीक है, एक रेंज के अंदर, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे समझिए, जब प्राइस एक फ्लैट या ट्रेंडिंग रेंज को ट्रेड करे, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग बताइएगा तो ज़रूर सिखा दूंगा सर, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको नहीं सिखाने वाला। अब प्राइस इस रेंज पे क्या कर रहा है, बार बार इस लो को ब्रेक डाउन के पास। अब प्राइस क्या किया, बहुत तेजी से कैंडल डाउनवर्ड्स करते हुए ब्रेक डाउन करने आया, और ब्रेक डाउन के पास क्या, कंसोलिडेशन। फिर प्राइस ने स्विंग हाई से सप्लाई उठाई, इसका ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ पे कितनी शॉर्ट सेलिंग आई होगी बताइए, ठीक है, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन, और तुरंत दोबारा अंदर आ गया। फिर प्राइस ये ब्रेक डाउन करने आता है इसी रेंज का, और वहीं पर फिर कंसोलिडेशन, फिर अंदर आ गया। तो अब ये प्राइस क्या है, ये बायर्स इंटेंट है कि आप लो ब्रेक करने के बाद प्राइस को सस्टेन नहीं करा पा रहे। अब ये कब चेंज होगा बताइए, दो स्ट्रक्चर। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी में अभी आप न्यूट्रल बिहेवियर रखेंगे, नाइदर बायर साइड नॉट सप्लायर साइड। ना तो हम खरीदार के साथ है ना बिकवाल के साथ है, अब हम लेवल्स के साथ है सर, क्योंकि हम लोगों ने एक रेंज को अच्छे से ट्रेड कर लिया, और एक कंसोलिडेशन बायर बिहेवियर होता है। अब बायर बिहेवियर जब मैं आपको बोलूंगा ना, तो आपको लगेगा कि इसके हाई ब्रेक होना तय हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये 52,500 से लेकर 50,000 की रेंज, 2,000 पॉइंट की रेंज के अंदर, 2,500 पॉइंट की रेंज के अंदर एक महीने से कंसोलिडेशन चल रहा है, तो हो सकता है अभी ये कंसोलिडेशन और समय तक चले, या फिर इसके हाई ब्रेक हो जाए, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ, या फिर ये कंसोलिडेशन और कैरी ऑन हो, उसके बाद हाई ब्रेक हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद उसके हाई ही ब्रेक होंगे, लेकिन एक बात तय है कि जब भी लो ब्रेक होंगे कि तो लो ब्रेक होने के बाद बहुत जल्द प्राइस दोबारा इसी रेंज में लौट कर आएगा। ये बात होती है, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन के 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब समझिए, प्राइस को यहां तक लेकर आए लेकिन अभी तक ब्रेकडाउन नहीं, तो अब प्राइस क्या क्या, न्यूट्रल बिहेवियर क्यों, क्योंकि पहले हम नेगेटिव थे, एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम था, अब कंसोलिडेशन कर लिया है और यहां पर एक पॉजिटिव इंटेंट प्राइस का देख लिया है, तभी हम 50-50 है कि अगर प्राइस 52,100-200 के ऊपर ट्रेड किया तो लॉन्ग के लिए जाएंगे, फिर ये हाई ब्रेक करने की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, ठीक है। अगर प्राइस ने ये ब्रेक डाउन कर दिया 50,000 के लेवल्स, तो हम डाउन साइड मोमेंटम के लिए देखेंगे, एक कैंडल क्लोज करना चाहिए इस कैंडल के बिल्कुल नीचे, और फिर रिट्रेसमेंट के बाद लो ब्रेक होने चाहिए, तब शॉर्ट के लिए जाएंगे। लेकिन ये बात है, जितना मोमेंटम मिलेगा ऐसे एक बार में मिलेगा, वन डायरेक्शन, एक ट्रेंड, और उसके बाद उस मोमेंटम के बाद फिर प्राइस कोई ना कोई रिट्रेसमेंट या कुछ करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक लो ब्रेक होने के बाद बड़े मोमेंटम नहीं आए, इसीलिए अभी तक जो हम लोग 70% सेलर साइड थे, अब वो हमारा 50-50 हो गया, बायस्ड। पहले से इंटेंट तय कर लिया कि हमको किस रेंज के बाद क्या तय करना है, सिर्फ प्राइस को देखकर। मैंने आपको कोई भी कैंडलस्टिक का एक भी पैटर्न बताया क्या, नहीं, सिंगल पैटर्न नहीं बताया, ठीक है। और ये क्या है, एक पॉजिटिव बिहेवियर। अब ये पॉजिटिव बिहेवियर कैसे दिखता है, अब आपको इसके लिए निफ्टी 50 के चार्ट पर जाना होगा। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। अब ये निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है, अब आप यहाँ पे देखिए तो आपको दिखेगा, देखिए बहुत ध्यान से आराम से देखिए, निफ्टी 50 आपको कैसे ट्रेड करते हुए यहाँ पे दिखता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये लो ब्रेक हो रहे हैं, लास्ट लो ये ब्रेक हुआ, और लास्ट रो के बाद प्राइस जैसे ही एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से मोमेंटम की शुरुआत है और यहां तक हर एक स्विंग लो के बाद आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, हर एक स्विंग लो के बाद ये लो ब्रेक डाउन हुआ, एक मोमेंटम, प्राइस गया, ये लो ब्रेक डाउन हुआ, एक मोमेंटम। अब प्राइस ने ये लो ब्रेक करने पे यहां पर मोमेंटम नहीं किया, तुरंत अंदर आ गया, क्यों, ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं हुआ, प्राइस ने जैसे ही इस कैंडल का एक क्लोजिंग किया और उसका वैलिडेशन नहीं किया। अब प्राइस ने देखिए स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, प्राइस ने तुरंत उसको ब्रेक किया, तुरंत मोमेंटम, ठीक है। अब जाकर आपको दिखता है कि निफ्टी 50 प्राइस के स्ट्रक्चर में जब प्राइस इसके लो के नीचे आया, अब कंसोलिडेशन करके ऊपर, अब फिर इस जगह आ रहा है तो कंसोलिडेशन कर रहा है। अब लो ब्रेक करने के बाद अगर 3 से 4 बार ये रिपीटेशन किया जाए कि लो ब्रेक हो मोमेंटम ना मिले, लो ब्रेक हो मोमेंटम ना मिले, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर भी जो नेगेटिव चल रहा है ये पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ बदलेगा, और फिर स्विंग हाई ब्रेक होंगे, तब आप लॉन्ग के लिए पोजीशंस को प्लान करेंगे। इसीलिए देखिए, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर ने क्या बताया, बैंक निफ्टी को अगर आप यहां पर देखिए तो आपको बहुत क्लियर कट दिखेगा। बैंक निफ्टी के प्राइस को देखिए, 7 अक्टूबर को 50,000 के लो लगे थे, और आज की क्लोजिंग अगर आप देखिए 51,500 560 के आसपास की, ठीक है। अब ये पोस्ट मार्केट है, सेटलमेंट प्राइस चल रहा है, ये कोई प्राइस मोमेंटम नहीं। अब यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 के प्राइस को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये 7 अक्टूबर के लो हैं 24,880 के, और वहाँ से प्राइस ने जो नए लो लगा दिए वो 23,800 के हैं,
1000 पॉइंट डाउनफॉल हो चुका है निफ्टी 50 में उस प्रीवियस 7 अक्टूबर के लो से। तो ये एक नेगेटिव इंटेंट का प्राइस था और बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव इंटेंट का प्राइस था। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज नियर बाई रेजिस्टेंस है, लेकिन निफ्टी 50 सेल ऑन राइज ब्रेकडाउन के बाद है। लो ब्रेक होंगे शॉर्ट कीजिए, लो ब्रेक होंगे शॉर्ट कीजिए, लो ब्रेक होंगे। तो कैसे आप स्ट्रक्चर को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि मोमेंटम किधर देखना है? ठीक है, आप बैंक निफ्टी में ये मोमेंटम यहां पे नहीं देख सकते थे। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो ये लो ब्रेक होने के बाद आप कोई मोमेंटम नहीं देख सकते, क्योंकि बड़ी खरीदारी कहां पर है? 50,000 के पास है। लेकिन निफ्टी 50 में जितनी बार लो ब्रेक हो रहे हैं उतनी बार बाइंग बन रही है, उतनी बार प्राइस एक नया लो लगा रहा है प्रीवियस लो से दूर। अब प्राइस चेंज होने की लिहाज पर है। अगर यहां पर अब ये मोमेंटम चेंज हुआ, जैसे अभी रिसेंटली जो चल रहा है, अब ये लो ब्रेक हुए तो एक कैंडल के बाद प्राइस रुक गया। अब फिर ये लो ब्रेक हो या फिर ना हो, यहीं पर कंसोलिडेशन करके फिर प्राइस ऊपर जाए, तो अब ये एक रेंज बनेगा इसका। यहां पर ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन में चेंज हुआ तो ये हाई ब्रेक होंगे, हाई ब्रेक होंगे तो एक मोमेंटम रिट्रेसमेंट करके यहां तक जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ये हाई ब्रेक होंगे, फिर यहां तक जाएगा। ऐसे प्राइस लेवल टू लेवल मार्क करते हुए आगे बढ़ेगा। लगभग जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप एक बार क्रूड ऑयल के चार्ट को भी देख लेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 45 मिनट का प्राइस एक्शन है, बिल्कुल सिंपल बिहेवियर है, कुछ अलग नहीं करना है। ये लो लगे हुए हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। पहले मैं रफली बता रहा हूँ, टाइम का अभाव है सर। ये लो ब्रेक हुए, तुरंत नीचे आते ही प्राइस इसके अंदर आ गया। फिर ये लो ब्रेक हुए, लो ब्रेक होते ही कंसोलिडेशन, फिर ये लो ब्रेक हुए, फिर लो ब्रेक होते ही कंसोलिडेशन। अब बताइए मोमेंटम कहाँ नहीं है? तो ये बायर्स इंटेंट है। अब प्राइस में हम नहीं मान सकते कि जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे तब तक हम शॉर्ट के लिए अग्रेसिव नहीं जाएंगे। हाँ, नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई नेगेटिव कंसोलिडेशन टॉप के पास आपको दिखे, वहाँ से शॉर्ट बने, कोई डोजी बने, एक मोमेंटम के बाद प्राइस डायरेक्ट एक सप्लाई एरिया में पहुँच जाए, इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लो ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट करना ये सिर्फ तभी है जब प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में होगा, तभी एक मोमेंटम में होगा तभी। लगभग आपको जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, उम्मीद है एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप डायरेक्टली हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।